नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग के इस अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा के क्या करने वाले हैं, अपने जो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस था वो हमने क्या कर लिया है, थ्योरी पार्ट पूरा डन कर लिया है। इसके साथ हमने बहुत सारे पीवाईक्यू भी कर लिए हैं। तो इसी में क्या है, अपने को आज क्या करना है, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी नेता हैं, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और मौलाना आज़ाद। तो ये सारे क्या है, हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसमें अपने जो भी पीवाईक्यू है, हमने इनके पीवाईक्यू पहले भी कर लिए हैं क्लास के साथ में। तो यहाँ पे हम क्या है वापस से करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और महात्मा गांधी जी के पीवाईक्यू हमने नहीं किए, इनकी ओनली थ्योरी क्लास की थी। तो इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही, और बाद में हम इनके भी कर लेंगे ताकि आपका क्या है एक बार और रिवीजन हो जाए और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाए। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से ये 4th नंबर जो चैप्टर है इसके भी पीवाईक्यू हम एक साथ कर लें। ये जो सारी नेताएँ यहाँ पे दिए गए हैं सारे उनके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फिर क्या करेंगे हम इसके बाद में, ये जो अपना 5th चैप्टर था सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, इसके भी हमने साथ साथ में किए थे। अब एक साथ आपको अगर सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है आगे का प्लान करेंगे। तो ये अपने जो इंडियन हिस्ट्री है ये अपनी ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, डन कर ली हमने इसको पूरी थ्योरी और पीवाईक्यू के साथ में। तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, तो थ्योरी क्लास की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, पीवाईक्यू की अलग। और फिर हम शुरू करेंगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग राजस्थान की हिस्ट्री, जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूँगी। अपने क्या है नेक्स्ट जो वीक रहेगा अपना उसका पूरा प्लान, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या है अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं पढ़ाऊँगी, उससे पहले आपको क्लास में पढ़ के आना है, तभी क्या है आपकी तैयारी और मजबूत बनेगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ के नहीं आएंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो बात यह है कि पढ़ के आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए क्या करते हैं, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ से है अपना आज का सेशन स्टार्ट, जिसमें अपने को पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है, मतलब अपन को बताना है कौन सा गलत है। ये पूछा था स्कूल लेक्चरर में 2020 में संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला अपने को दिया है लाला लाजपत राय ने पंजाब में क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। किस आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का। तो यहाँ पे अपने को गलत बताना है। तो ये वाला तो सही है, पंजाब में इन्होंने क्या है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा पढ़ते हैं, सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। तो ये बात भी क्या है यहाँ पे सही है। और चिदम्बरम पिल्ले ने क्या किया, मद्रास में नेतृत्व किया। तो ये बात भी सही है। और ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बात क्या है यहाँ पे रोंग है, इन्होंने यहाँ पे नेतृत्व नहीं करके क्या किया था, विरोध किया था, मतलब इसका अपोजिशन किया था। और बंगाल विभाजन का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। तो समर्थन तो किया था बंगाल विभाजन का, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था, विरोध किया था। तो ये वाला अपने गलत है, तो जो गलत है वही सही है, इसलिए अपना आंसर ये हो जाएगा। तो ये बात हमने क्या पहले नहीं पढ़ी थी स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो ये जनरली आपसे नहीं पूछा जाता है, पर इन्होंने पूछ लिया है, तो ठीक है, आप इसको क्या है इम्पोर्टेंट लगा लें और अपने नोट्स में ऐड कर लें, क्योंकि अलग से इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी नेता हमें दिए गए हैं वो सब में से ही जनरली पूछा जाता है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। अब एक दो सवाल इधर उधर हो सकते हैं, जैसे अब लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ा होगा किसी ने तो वो कर देगा, मतलब जो भी विद्यार्थी है, जो आर्ट्स का विद्यार्थी है वो तो ये क्वेश्चन कर सकता है। अब साइंस मैथ वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए ऐसे क्वेश्चन क्या है थोड़े से टफ हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं पढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ये भी स्कूल लेक्चरर में 2020 में पूछा हुआ है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 1923 में। और 1923 में भी कब? तो जनवरी में। तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और किस किस ने मतलब ये मिलके की स्वराज पार्टी की स्थापना? तो आप सभी को याद है, CR दास,
और कौन, मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या है, मिलकर किसकी स्थापना की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना CR दास मोतीलाल नेहरू द्वारा जनवरी 1923 में की गई। इस पार्टी की योजना निर्वाचित होकर विधान परिषदों में कार्य में आंतरिक बाधा डालना था। मतलब क्या काम था इसका, कि निर्वाचित होकर के क्या करेंगे, विधान परिषदों के जो कार्य है उसमें इंटरनल बाधा उत्पन्न करना। तो ये बात थी, इसके लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ। तो ये प्राध्यापक 2014 में पूछा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास दादा भाई नौरोजी। व्याख्या में देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो इसको मैं जूम कर देती हूँ। अब आपको आई होप अच्छा दिख रहा होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका 3 बार अध्यक्ष कौन रहे, दादा भाई नौरोजी रहे। उन्होंने 1886 में क्या किया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और 1893 में क्या है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और 1906 में अगेन कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो 3 बार क्या है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रथम जो 20 वर्ष थे उनमें क्या है, इन्होंने अध्यक्षता की थी और 3 बार ये अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। तो सूरत विभाजन कांग्रेस के 23वें अधिवेशन मतलब 23rd सेशन में हुआ था। तो ये पूछा था स्कूल लेक्चर 2014 में। तो अब अपने को ये देखना है महात्मा गांधी जी, जो अपने अब सिलेबस में दिया गया है। तो मुझे लगता है ये पहले के सिलेबस में होगा, अभी जो सिलेबस अपने लेटेस्ट है तो उसमें इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा ही आप परेशान हो तो आप एक बार सिलेबस चेक कर ले कि उस टाइम पे सिलेबस क्या था 2014 में, 2020 में, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को चलना है अपने सिलेबस अभी जो है उसके अकॉर्डिंग। तो महात्मा गांधी जी हैं अपने, तो महात्मा गांधी जी के बारे में हमने पढ़ ही लिया था पिछली क्लास में, थ्योरी क्लास में। तो इसी से पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं। ये स्कूल लेक्चरर ने पूछा है 2022 में। तो हम सबको पता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं, तो ये है महात्मा गांधी जी। तो ये तो डायरेक्ट अपने को याद है, तो बाकी ऑप्शन अपने को देखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो अब अपने क्या किया था, हमने महात्मा गांधी जी को जब हमने पढ़ा था तो क्या है, इनकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया था, ये हम नहीं पढ़ पाए थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो हमने एक बार यहाँ पे नज़र मारनी है तो आपको क्या है, थोड़ा सा याद रह जाएगा। ठीक है, तो आत्मकथा इनकी बुक थी एक, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑटोग्राफ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, माय एक्सपीरियंस। तो क्या थी ये, ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सेकंड आती है चरित्र एंड राष्ट्र निर्माण, रचनात्मक कार्यक्रम, गीता पर प्रवचन, नैतिक धर्म, गांधी जी को उम्मीद है, हिंद स्वराज। तो यहाँ पे हिंद स्वराज देख सकते हैं, और भारतीय स्वशासन, औद्योगिक एवं कृषि जीवन के संबंध में लिखी, महात्मा खंड 1 से 8 DG तेंदुलकर द्वारा लिखी गई, हे भगवान लिखी, प्राकृतिक चिकित्सा, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग, राम नाम, गांधी जी से चयन, गांधी जी की बुद्धिमत्ता की पुस्तक, और महात्मा गांधी के आवश्यक लेखन। फिर आती है सभी मनुष्य भाई है, महात्मा गांधी की संग्रहित कृतियाँ खंड 1 से 100 तक, आहार और आहार सुधार, महात्मा गांधी के आवश्यक कार्य खंड 1, गांधी फॉर 21वीं सदी, आनंद टी हिंगोरिनी खंड 1 से 24 तक, गांधी दर्शन का संकलन यहाँ पे है, गांधी जी के अनुसार गीता, मेरे सपनों का भारत, स्वास्थ्य की कुंजी, मोहनमाला, मेरा धर्म, पंचायत राज, प्रार्थना, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, आत्मसंयम बनाम आत्मभोग, और हिंदू धर्म का सार, और गांधी रीडर। तो इसमें अब अपने पास बहुत सारी हो गई हैं, तो जितनी आपको याद रहे अच्छी बात है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं वो अभी हम देख लेते हैं इस PYQ क्वेश्चन के माध्यम से, तो परेशान ना हो। तो यहाँ पे हमें हिंद स्वराज का लेखक पता चल गया था, महात्मा गांधी जी है। तो यहाँ पे विचार मतलब व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी।
तो किस भाषा में लिखी, तो गुजराती में लिखी मूल रूप से। और वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज़ के डेक पर ये उस समय लिखी थी जब वे लंदन से क्या है, लंदन के साउथ अफ्रीका से केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। तब क्या है, इन्होंने हिंद स्वराज वाली पुस्तक लिखी थी। ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, आपने ध्यान से देखा हो तो, कि 1909 में क्या है, गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। और कब लिखी थी, तो ये मैंने बताया था आपको कि लंदन से अफ्रीका वापस लौटते समय लिखी थी। और लैंग्वेज भी लिखी थी कि गुजराती। तो ये वाली बुक तो क्या है, अपने नोट्स में थी। बाकी जो ज़्यादा बुक्स हैं वो अपन ने ऐड नहीं की थी, क्योंकि इससे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है। और एक वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो उससे आता है, ठीक है। बाकी की जो भी आएंगी अभी हम देख लेंगे। तो जिस पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, बैन कर दिया इस बुक को। किसको, हिंद स्वराज को। इसके बाद से बैन लगने के बाद से इससे बचने के लिए क्या है, इसे अंग्रेजी में क्या कर दिया गया, अनुवादित कर दिया गया। मतलब ये लिखी तो किस लैंग्वेज में गई थी, गुजराती में, लेकिन क्या है, इसका ट्रांसलेशन कर दिया गया किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन कर दिया गया तो क्या हो गया, इस पुस्तक में गांधी जी ने फिर मतलब ये पुस्तक वापस बिकने लगी, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया इसका। और इस पुस्तक में गांधी जी ने क्या किया, मशीनीकरण, समकालीन सभ्यता, सामाजिक आदर्श और स्वराज सहित विभिन्न विषयों पर क्या की है, चर्चा की है। तो ये सब बात यहाँ पे की है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अपने, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की। तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, 2 बार पूछा हुआ है, PSI में और स्कूल लेक्चर 2020 में। तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होगा, मुझे उम्मीद है, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है। वरना आप इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या पूछ लिया है, ईयर पूछ लिया है। और ईयर क्या है, सबको याद नहीं रहते हैं। तो अगर यहाँ के आप स्टूडेंट हैं, RPSC तरंग पे आप पढ़ रहे हैं पहली क्लास से, तो आपको यहाँ पे देखते ही क्लिक कर रहा होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, दांडी यात्रा। इसके साथ में इसका एक और नाम लिख दिया था हमने, क्या, नमक सत्याग्रह। तो नमक से हमने क्या बताया था आपको, नमक की थैली जो है अब क्या है, 30 रुपये की आने लगी। क्या है, 30 रुपये की आने लगी। और ज़्यादा याद करनी है डेट भी, तो क्या है, पहले तो क्या है 12 रुपये की आ जाती थी, 10-12 रुपये की। अब कितने की आने लगी, 30 रुपये की। तो इससे क्या याद हो गया, 12 मार्च और 30 रुपये की आती है अब, तो 30 हो गया। तो देखिए कितने जल्दी आपको याद हो गया। इस तरह से कोई भी याद आपको नहीं करवाएगा, अभी तक तो किसी ने करवाया नहीं है। अब अपना चैनल देख के कोई करवा दे तो बात अलग है। तो आप तो अपना काम करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और आपको इसी तरह से क्या है, रिलेट करके याद करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आप में से कुछ विद्यार्थी को जो है, किसी को पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, किसी को क्या है, साइंस पढ़नी है, किसी को हिंदी पढ़नी है, तो और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब सभी तरह के कमेंट आ रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट पढ़ना है किसी को, ठीक है। तो अब देखिए, कोई बुरा नहीं माने, यहाँ पे एक ही बात बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे देखिए, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। अब मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। और अब आपको ये सारी क्लासें भी चाहिए, और ये वाली क्लास भी चाहिए, और जल्दी से जल्दी भी चाहिए। तो देखिए, एक इंसान एक बार में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। तो यही बात मैं आपको समझाऊंगी कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी हमने इंडियन हिस्ट्री क्या है, पूरी कंप्लीट कर ली है। इसमें आपको कोई भी डाउट अभी तक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको जल्दी से जल्दी दूर कर लें। तो जब आपने क्या है, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो आप ये श्योर करें कि इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 5 क्वेश्चन मेरे पूरे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने इंडियन हिस्ट्री कर ली, अब हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान हिस्ट्री के जो भी टॉपिक है वो करने वाले हैं। तो इसके भी क्या है, अपने 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो यही हो गए अपने। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम हिस्ट्री के बाद में क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है, अब आप सभी को पता है। आप में से कुछ लोग क्या है, मैं आपको थोड़ी देर ले रही हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्षमा करें। तो ये समझाना भी ज़रूरी है, लेकिन ठीक है। तो आप में से कुछ लोग क्या है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के अलावा सेकंड ग्रेड की भी आप करेंगे,
और कुछ विद्यार्थियों ने क्या है रीट का एग्ज़ाम भी ज़रूर दिया होगा। तो अब अभी तो आप फर्स्ट ग्रेड का टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है जून में, ठीक है। सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम का आपकी कब है? सितंबर में। रीट की एग्ज़ाम है आपकी जनवरी 26 में, ठीक है बात। तो अब क्या है, आपको फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ना है और आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट में अब 2 महीने में क्या है बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लूँ, कोई आए मुझे जल्दी से पढ़ा के चला जाए और मेरे दिमाग में सारी चीज़ें एकदम से याद हो जाए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर भी क्या है, तो अब आप जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर। तो जो भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, तो ये सब क्या है आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, रीट में भी काम आएगा। हम इसी तरह से पढ़ेंगे। अपने बैच का नाम है सिर्फ क्या, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 स्कूल लेक्चरर। लेकिन यहाँ पे आपके जो भी अब हम पढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ा वो तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में था, अब पढ़ेंगे जो सेकंड में भी काम आएगा, थर्ड ग्रेड में रीट में भी काम आएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार में जो भी पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि हम अपने सब सिलेबस में फर्स्ट पेपर में 10 सब्जेक्ट दिए हैं तो 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ लें और एक ही इंसान आके मुझे जल्दी से ये सारी वीडियो बता दे, करा दे, और वो भी क्या है कम समय में करा दे। 1 महीने में मेरा पूरा जो है 11 सब्जेक्ट वो कंप्लीट करा दे। तो ऐसा देखो भाई, मैं तो नहीं कर सकती, ऐसा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो आपको भी पता है क्वालिटी से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं आपको इसका वादा नहीं कर सकती कि मैं ये सारे सब्जेक्ट आपको करवा पाऊँगी। अभी मैं इसको आपको तभी बताऊँगी, तभी रिवील करूँगी जब क्या है अपना ये वाला जो पार्ट है हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको श्योर बोल सकती हूँ कि हाँ अब हम ये काम शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आप रोज़ इसकी वीडियो डाल रही हैं हिस्ट्री की, तो आप अल्टरनेट डेज पे इसकी वीडियो डाल दें। तो अब उसमें कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आपने एक सब्जेक्ट तो पूरा नहीं करवाया, बीच में दूसरा स्टार्ट कर दिया, हम तो इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरा मानना ये, एक सब्जेक्ट एक पार्ट जो है आपका 15 क्वेश्चन आपको ये दे के जाएगा जो हमने शुरू किया है। तो यहाँ से आप अपने 30 नंबर पक्के कर लें। बाकी रही बात आपके किसकी, मैनेजमेंट की, साइंस की, हिंदी की, तो ये क्या है आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। हिंदी में तो आपको मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। 9th to 12th वाली जो बुक आती है हिंदी ग्रामर की, वो मोर देन सफिशिएंट है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो उसको पढ़ने में क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लें 5 दिन लगेंगे। तो 5 दिन तक आप उसको लगातार भी पढ़ेंगे ना, तो खुद से आपको वो बुक आप कर सकते हैं और आपके हिंदी के जो भी 5 क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे, इसके बारे में मैं श्योर हूँ। तो आप एक बार ये काम ज़रूर करके देखें। रही बात साइंस की, तो साइंस के लिए क्या है, मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक ही चैप्टर को क्या है 5-5 वीडियो में बता रहे हैं आपको, 5 वीडियो, कोई 6 वीडियो एक ही टॉपिक की, और लगभग वीडियो भी 1-1 घंटे की है वो। तो 6 घंटे आपने क्या है एक ही टॉपिक को दे दिए। तो इसकी जगह आप 6 घंटे की जगह अगर 3 घंटे भी देंगे, और 3 घंटे में अगर आप आरबीएससी की बुक का एक चैप्टर भी पढ़ लेंगे ना रोज़, तो आपको कितने ही टॉपिक दिए गए हैं, 10 टॉपिक ही तो है आपके, लगभग 10 टॉपिक ये साइंस में। तो आपने 10 दिन में, या फिर 10 भी नहीं ले तो क्या करें आप 20 दिन मान ले, अगर 1.5 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपको क्या है 20 दिन लगेंगे साइंस खुद से करने में। और खुद से करेंगे जब, तभी आपको क्या है दूसरे को पढ़ाया हुआ और अच्छे से समझ में आएगा। अब फिर क्या कर सकते हैं आप, वो उनकी वीडियो चाहें तो देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, पर मैं नहीं बोलूँगी कि आप देखें क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय। अब सारा दिन ही अगर आप यूट्यूब पे बिताएंगे तो फिर खुद कब पढ़ेंगे, रिवीजन कब करेंगे। तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों का रिवीजन करना होता है। यूट्यूब पे जिसकी भी क्लास देखी वो तो आपको अच्छे से पढ़ा के चला जाएगा, उसको उसका काम करना है। कोई अच्छे से पढ़ा रहा है, कोई सिर्फ अपना, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप सब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, समझदार हैं, हिंदी आप खुद से कर सकते हैं। साइंस भी एक बार खुद से पढ़ के देखें आरबीएससी की बुक से। मैनेजमेंट और पॉलिटी में
पता है मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो इसके लिए अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। जैसे ही अपना ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो मैं ज़रूर इसके लिए आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। तो तब तक क्या है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मैम नहीं करा रही है तो अपन छोड़ देते हैं, मैम के भरोसे रह जाते हैं। तो मैडम के भरोसे ना रहें प्लीज़, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपका यहाँ पे रिवीजन करा सकती हूँ। अगर आपको पहले से चीज़ें आती होंगी तो मेरी क्लास लेने से आपको बहुत और बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पहली बार देखेंगे तो आप किसी की भी क्लास देख लें, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी यही बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। आपका 5-10 मिनट मैंने यहाँ पे ख़राब किए, उसके लिए अगेन सॉरी। तो आगे से आप क्या करें, ये नहीं बोलें जो भी वीडियो देख रहे हैं कि अब पॉलिटी करा दीजिए मैम, मैनेजमेंट करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। जब अपना ये पहला वाला जो हमने वादा किया है आपसे 30 दिन में, 25-30 दिन में ये पूरा सिलेबस कराने का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको खुद टेलीग्राम पे बता दूंगी कि अब हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, लेकिन तब तक हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे और अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी टफ लगती है तो पॉलिटी को अभी रहने दें। पॉलिटी में से ओनली 5 क्वेश्चन ही आते हैं। 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप क्या करें, अपने 70 जो क्वेश्चन आपको करने हैं ना, उनको भी ख़राब कर रहे हैं। अगर आप 70 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करेंगे ना, तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर नहीं है, आप सिलेक्शन के अंदर ही है। अब 70 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 60 क्वेश्चन अगर आपने 100% एक्यूरेसी सही किए हैं तो आपके बनते हैं 120 मार्क्स, ठीक है। तो 120 मार्क भी अगर आपके फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, तुक्के वहाँ पे नहीं लगाने हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े। ये नहीं कि अपने सिलेबस में इतने 11 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, तो सबको हम पढ़ डालें एक बार में और सारे दिन बस यूट्यूब पे वीडियो देखते रहें और सोचते रहें कि इतनी क्लासें ले ली अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो यूट्यूब पे क्लासें लें, लेकिन साथ में उनका रिवीजन भी करें और उतनी ही क्लास लें जितने का आप लास्ट टाइम में क्या कर पाएँ, रिवीजन। नहीं तो आप कितने नोट्स बना लें, कितनी PDF आपको मिल जाए, आप लास्ट टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए, ये मैं आपको बोल रही हूँ। मैं आपको PDF जो भी देती हूँ वो ओनली रेफरेंस होनी चाहिए। खुद के नोट्स आप अगर बनाएंगे, लिखेंगे, चाहे आप गंदी हैंड राइटिंग में लिखें, लेकिन आपके खुद के नोट्स आपको समझ में आएंगे। एग्ज़ाम से पहले आप उसको ज़रूर रिवाइज कर पाएंगे। और ऐसे अगर आप टेलीग्राम पे ये PDF मिल गई, वो PDF मिल गई, उसके भरोसे रहेंगे तो थोड़ा सा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। PDF मैं अभी तो आपको दे रही हूँ, तो आप एंजॉय करें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, बहुत ज़्यादा आपका समय ले लिया। चलिए चलिए चलिए, तो गांधी जी वाला हम देख रहे थे। गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा कब प्रारंभ की, तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि नमक की थैली, मतलब नमक सत्याग्रह से भी हम इसको जानते हैं। तो नमक की थैली क्या है, पहले 12 रुपये की आती थी, अब 30 की आने लगी, तो 12 मार्च 1930। तो फटाफट से आपको याद हो चुका था ये, इसलिए मैंने आपको बताया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया, 1929 में। और फरवरी 1930 में क्या हो गया, साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व, तो महात्मा गांधी को नेतृत्व कहाँ पे सौंपा गया, तो ये सौंपा गया साबरमती आश्रम में और दूसरी बैठक में, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को क्या किया, एक पत्र लिखा, और पत्र लिख के उन्होंने क्या कहा, पत्र लिखकर नमक कानून तोड़ने के लिए अग्रिम सूचना दे दी। उस समय गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस ने रोटी की मांग की और उसे मिला पत्थर। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपने पढ़ा था तब। तो गांधी जी ने क्या है यहाँ पे क्या किया था, वायसराय जो था लॉर्ड इरविन, इसके सामने 11 सूत्री मांग रखी थी। तो ये 11 सूत्री मांग जब रखी थी तो इरविन ने क्या है, ये मांगे नहीं मानी थी। इसी संदर्भ में क्या है, गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त। उसी बात को क्या है, इन्होंने यहाँ पे ऐसे बोला है कि कांग्रेस ने रोटी की मांग की और उसे मिला पत्थर। तो एक ही बात है।
उन्होंने क्या है साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ कमला देवी चट्टोपाध्याय और अवंतिका बाई गोखले के साथ में 3 और महिला थी, मतलब टोटल 5 महिला। पहली तो कौन हो गई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले और 3 और थी। तो इस तरह से 3 महिलाएं जो थी इसमें क्या है शामिल थी। और 12 मार्च 1930 को क्या हो गया, सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में के लिए कूच किया गया। तो दांडी मार्च अपन ने याद कर लिया था 12 मार्च 1930। पहले 12 रुपये की आती थी, लास्ट में 30 रुपये की आने लगी क्या, नमक की थैली। तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च याद हो गया। 24 दिन तक क्या है ये चला, 24 दिन की यात्रा यहाँ पे हुई। और लंबी यात्रा थी कितनी, 241 मील की, जिसको 387 किलोमीटर में आप चेंज कर सकते हैं। तो इस यात्रा के बाद क्या है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इसी आंदोलन के तहत तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य ने त्रिचिन्नापल्ली से तंजौर तट तक स्थित वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की थी। तो क्या बात की इन्होंने यहाँ पे, इस आंदोलन में क्या है तमिलनाडु के सी राजगोपालाचार्य थी, क्या किया इन्होंने त्रिचिन्नापल्ली से तंजौर तक वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है दांडी यात्रा की तुलना किससे की, तो नेपोलियन से की, नेपोलियन के पेरिस मार्च से, और मुसोलिनी के किससे, मुसोलिनी के रोम मार्च से। किस से की, तो नेपोलियन के तो पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना किसने की, दांडी मार्च की तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया। क्या क्या देखा हमने यहाँ पे देखा कि 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया था। फिर फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम से कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में इसका नेतृत्व किसको सौंप दिया, गांधी जी को। और 2 मार्च 1930 को क्या किया था, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को क्या है एक पत्र लिखा था जिसमें 11 सूत्री मांग रखी थी, लेकिन इरविन ने ये मांगे नहीं मांगी। और गांधी जी ने क्या किया, फिर इसके लिए कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि कांग्रेस ने रोटी की मांग की और उसे मिला पत्थर। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने यहाँ पे साबरमती आश्रम से 78 जो अपने साथी थे उनको लेके, और 5 महिलाएं शामिल थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, इनके साथ मिलकर 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू कर दी। और 24 दिन की ये यात्रा चली और 241 मील तक ये यात्रा लंबी थी। 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए थे और मुट्ठी भरकर इन्होंने यहाँ पे दांडी में नमक कानून भंग किया था। और इसी से क्या हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसी आंदोलन के तहत तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने क्या किया, त्रिचिन्नापल्ली के तंजौर तट से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। और आपको क्या याद रखना है लास्ट में, सुभाष चंद्र बोस ने तो इसकी तुलना किससे की, नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। तो वापस से रिवीजन हो गया क्विक आपका। स्पीड हम क्या है थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आप सभी के पास समय कम है और हमने इसको क्या है थ्योरी हमने पहले से पढ़ ली है। तो अगर आपने थ्योरी पहले से नहीं पढ़ी है तो उसको ज़रूर देखें, वीडियो में लास्ट में भी आपको लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो परेशान ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी के गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था। तो यहाँ पे क्या है, अपने को 11 सूत्री मांग जो थी इनकी वो सारी याद होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनकी 11 सूत्री मांगों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो कि क्या क्या है। तो गांधी जी ने इरविन और रेमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार है। तो पहला है इसमें, रुपए का पुनर्मूल्यन विनिमय दर में कमी, 1 शिलोंग 4 पैसे की हो। क्या हो कि रुपए का जो पुनर्मूल्यन है उसके विनिमय दर में कमी करें, और कितनी, तो 1 शिलिंग 4 पैसे की। दूसरा है अपने भू राजस्व जो है, मतलब जो भूमि है उसमें क्या है 1/2 मतलब 50% किया जाए उसको, और मद्य निषेध लागू किया जाए, नमक कर जो है उसको समाप्त किया जाए, सैनिक जो व्यय है उसमें 50% की कमी हो। क्या हो, सैनिक जो व्यय है उसमें 50% की कमी हो, और अधिक वेतन पाने वाले जो सरकारी पदाधिकारी है इनकी संख्या क्या है कम की जाए। क्या है, जिनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है उनको क्या है कम किया जाए अधिकारियों को। ये बात इन्होंने यहाँ पे रखी थी गांधी जी ने। और विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात लगाया
विशेष आयात कर मतलब टैक्स लगाया जाना चाहिए, ये बात भी इन्होंने यहाँ पे की थी। इसके अलावा तटकर विधेयक लाया जाए, सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाएं, गुप्तचर विभाग को क्या है समाप्त कर दिया जाए, और लास्ट जो है भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो आप अपने देखते हैं क्या क्या दिए यहाँ पे इन्होंने। अपने को बताना है कि जो हिस्सा नहीं था, तो भूमि कर्म, संपूर्ण मद्य निषेध, तो ये बात यहाँ पे क्या है, तो संपूर्ण मद्य निषेध ये बात तो यहाँ सही है। और भूमि कर में 50% की कमी, तो 50% की कमी ये नहीं बोला है, 50% करना है ये बोला था, तो ये बात यहाँ पे गलत है, इसलिए ये वाला अपना सही हो जाएगा। और ये है नमक कर का उन्मूलन, तो नमक कर को हटाया जाए, ये बात कही थी, तो बिल्कुल सही है। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, ये बात भी गई थी, तो ये सही है। तो अपने यहाँ पे सेकंड वाला रॉन्ग हो जाता है, तो इसी से ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब इसमें भी अपने को रॉन्ग वाला बताना है। ये भी स्कूल लेक्चर 2016 में आया था। तो एक एक करके पढ़ते हैं। चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन समाप्त कैसे हुआ था, जो अपने चोरी चोरा कांड हुआ था, कब हुआ था, ये 4 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था, और 5 फरवरी को क्या है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो ये बात तो क्या है बिल्कुल ही सही है। अब चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था कि जो क्रोधित भीड़ थी उसने क्या किया था, चोरी चोरा जगह जो कि कहाँ पे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे ये, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 22 जो पुलिसकर्मी थे इनको जिंदा जला दिया था। इससे क्या हुआ, गांधी जी को जब ये सूचना मिली तो इन्होंने क्या है ये यहाँ से वापस ले लिया था, क्या, असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन इस कारण से यहाँ पे नहीं था, ये बात हमने देख ली थी। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे। तो ये बात भी क्या है यहाँ पे सही है। और ये क्या था, एक जन आंदोलन था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। तो अपने क्या है सेकंड वाला रॉन्ग था, इसलिए यही अपना सही आंसर हो जाएगा कि इसको वापस लेने से क्या है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो ये गलत है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं एक एक करके। असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब से शुरू हुआ, 1920 में चलाया गया। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गोरखपुर यूपी में क्या है भारतीयों द्वारा सरकार की एक पुलिस चौकी थी जिसमें क्या है आग लगा दी भीड़ ने, और उसमें छुपे हुए 22 जो पुलिसकर्मी थे वो क्या है जिंदा जलकर मर गए। तब गांधी जी ने क्या कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन को उपयुक्त नहीं रह गया है, इसलिए इसको क्या है वापस ले लिया। वापस कब ले लिया, 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड से क्षुब्ध होकर परेशान होकर महात्मा गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे क्या है गांधी जी की बहुत आलोचना भी हुई थी। फिर 12 फरवरी 1922 को क्या है बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद में आंदोलन को जो समाप्त करने के लिए अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने क्या है यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था इनका उसमें लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्व बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने कही थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ये कथन देकर कि ये किसने कहा था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्व बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात कही थी अपने गांधी जी ने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया है, वापस से रिवाइज हो चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है, तो जो गलत है वो बताना है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। तो पहला अपने को दिया है कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। तो ये बात तो क्या है बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर है दूसरा, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये तो बात नहीं है, गांधी जी इस टाइम पे जेल में तो नहीं थे, बाहर ही थे, तो ये तो गलत हो गया है। फिर आता है अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। तो ये तो सही है, यहाँ पे अलग अलग सरकारें उस टाइम पे बनाई गई थी। और क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद ये आरंभ किया गया था। तो ये बात भी सही है। क्रिप्स इंडिया मिशन कब आया था, तो ये आया था 22 मार्च 1942 को।
और ये जब असफल हुआ था उसके बाद ही क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये बात यहाँ पे सही है। तो इस तरह से क्या है अपना ये सही हो जाएगा कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने नेतृत्व किया था। तो ये नहीं है, नेतृत्व इन्होंने जेल से नहीं किया था, ये यहाँ से जेल से बाहर ही थे। तो ये बात यहाँ पे सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा था, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में रखा था। और प्रस्ताव का जब विरोध हुआ था तब गांधी जी ने क्या कहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो प्रस्ताव रखा कब था, 14 जुलाई 1942 को। और इसकी पुष्टि कब की थी, तो 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में। और आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो एक दिन बाद में 9 अगस्त 1942 को। तो ये सब याद रखना है। आइए एक एक करके यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा महाराष्ट्र में संपन्न हुई। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की क्या है, पुष्टि की गई। तो ये पुष्टि जो है, तो ये पुष्टि 7 अगस्त को की गई। अब ये किसी किसी पुस्तक में क्या है 8 लिखा गया है कि 8 अगस्त को पुष्टि की गई और 9 अगस्त से शुरू हुआ। तो इसको थोड़ा सा आप कंफर्म कर लें, मैं भी आपको कंफर्म करके टेलीग्राम पे बता दूंगी, ठीक है। तो अभी तो हम देख लेते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट का क्या किया, भाषण दिया। अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई का नारा इन्होंने यहाँ पे दिया, जिसका अर्थ क्या था, जिसका अर्थ था भारत की जनता जो है देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे, या तो कर जाओ या मर जाओ। तो इससे यही पता चलता है कि भारत की जो जनता है वो अपने देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का जो प्रयत्न करे। और 9 अगस्त को भोर में क्या हो गया, मतलब सुबह होते ही क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो भी महत्वपूर्ण नेता थे इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सारे जो नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यहाँ पे गांधी जी को और इनके साथ में सरोजनी नायडू भी थी, इनको कहाँ पे रखा गया था, पूना की आगा खान जेल में। तो ये महल की जगह जेल कर लें, जेल में इनको यहाँ पे रखा था। और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य जो सदस्य थे इनको कहाँ पे रखा था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, और कौन थे, याद कराया था आपको, पट्टाभी सीतारामैया जो थे, इन दोनों को क्या है कहाँ पे, और इनके अलावा कुछ और थे, इनको अहमदनगर जेल में डाल दिया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता के बाद भी क्या है, उत्कर्ष पे पहुंच गया था। मतलब सब यहाँ पे जेल पे चले गए थे, उसके बाद भी ये क्या है, आंदोलन चलता रहा और मतलब अच्छा ये चलता रहा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। प्राध्यापक 2012 में पूछा है। तो किसकी असफलता थी, अभी अभी देखा था ऊपर, क्रिप्स मिशन की असफलता थी। आया कब तक क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन आया था अपने 22 मार्च 1942 को। तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। इसका नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। गांधी जी ने इसको क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और नेहरू जी ने देवालिया बैंक के नाम से जोड़ा था। और क्रिप्स को नेहरू ने क्या है, शैतान का वकील कहा था। और इसमें क्या हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या है, एक असफल प्रयास यहाँ पे किया था। तो ये था क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, 1942 में जापानी फौजों के रंगून पर कब्जा करने के लिए भारत के सीमांतों पर सीधा खतरा हो गया। और अब ब्रिटेन ने युद्ध में भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। युद्धकालीन मंत्रिमंडल में एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को घोषणा के लिए एक मसविदे के साथ कहाँ भेज दिया, भारत भेज दिया। तो ये बात यहाँ पे हो गई। फिर क्या हुआ, 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं के संपर्क के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की गई। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव क्या था, बेहतर था।
और भारत को इसमें अनैच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला हुआ था। इस प्रकार क्रिप्स की योजना लिनलिथगो की अगस्त प्रस्ताव योजना से अधिक प्रगतिशील कही गई और गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक है, जिसमें क्या है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य भी जोड़ दिया। तो ये सब बात आपको बताई दी थी, फिर से आपने देख ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने का प्रस्ताव किसने समर्थन किया? तो ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने। तो ये आप क्या है डायरेक्ट यहाँ पे याद रखें और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमने क्या है पहले नहीं पढ़ा था। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमने नोट्स में नहीं पढ़ा है वो चीज़ें यहाँ से कवर कर लें और जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, शानदार हो जाए, और भी उसमें कुछ भी कमी है तो वो अपडेट हो जाए। ठीक है। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग और सविनय आंदोलन का प्रारंभ करने का क्या किया था? निर्णय किया था। कहाँ पे किया था? तो ये अधिवेशन जो चल रहा था कलकत्ता में, इसमें ये सब किया था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसमें क्या क्या किया इन्होंने? इसमें भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग और सविनय आंदोलन को स्टार्ट करने का निर्णय लिया था। और गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए क्या हुआ? एनी बेसेंट ने कहा कि यह प्रस्ताव जो है भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है। क्या है ये? भारतीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा धक्का है। गांधी जी के इस मूर्खतापूर्ण विरोध और समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नायर, सर नारायण चंद्रावरकर, इन सब ने क्या है शुरू में तो विरोध किया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में अली बंधु जो थे, कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? तो ये बात आएगी यहाँ पे महात्मा गांधी जी की, क्योंकि इनके टाइम पे ये गांधी जी वाला खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन में देखते हैं मौलाना आज़ाद, तो ये तो इस टाइम पे नहीं थे। तो बात करते हैं अब असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 के बीच में हुआ। 1 अगस्त 1920 को ये खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। अब याद कैसे कराया था असहयोग आंदोलन? तो असहयोग, अगर असहयोग किसी का किया तो उसने क्या किया? आपको विष दिया। तो विष से क्या याद रखना है? 20, और 20 से आगे आपके 1920। तो ये याद हो चुका है 1 अगस्त 1920। एक आदमी को क्या किया आपने? विष दिया, तो 1 अगस्त। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार कर सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ही ठप करना था। लाला लाजपत राय ने स्कूलों के बहिष्कार के क्या थे? ये विरोधी थे। मतलब लाला लाजपत राय जो थे स्कूल का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे, विरोधी थे। लेकिन क्या हुआ? मोतीलाल जो नेहरू थे, इनके प्रयासों से क्या हुआ? संपन्न समझौते में तय हुआ कि स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार जो है धीरे धीरे किया जाएगा, एकदम से नहीं किया जाएगा। तो दिसंबर 1920 में जो नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सी विजया राघवाचारी। कौन थे? सी विजया राघवाचारी थे। इन्होंने असहयोग प्रस्ताव में क्या है, इससे संबंधित लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने जो है अपना विरोध यहाँ से वापस ले लिया और खिलाफत आंदोलन को और अधिक यहाँ पे बढ़ावा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधन किया तो कब किया? ये पूछा है इन्होंने डेट। तो ये तो हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से संबोधित किया था, ये तो हमने याद भी किया था। याद कैसे किया था हमने? बता देती हूँ एक बार कि रासू के पास क्या था?
एक बाज था, लेकिन उस बाज को क्या है किसी ने मार दिया। तो रासू का बाज था जो मरा। तो रा से तो हो गया था अपना क्या, राष्ट्रपिता। सू से हो गया था सुभाष चंद्र बोस, ये हो गई थी। और बा से अपने पास थे बापू। और जैसे किसने कहा, तो ये बोला जवाहरलाल नेहरू ने। फिर मैं से अपने याद किया था क्या, महात्मा। और रा से किसने बोला था, तो ये बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरह से क्या है हमने ये सब याद किया था। तो यहीं पूछा है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया। अब ज़्यादा डीपली पूछ लिया तो डेट पूछ ली। तो डेट अपने को ध्यान में रखनी है 6 जुलाई 1944 को। तो 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता में ये प के लिए, पिता लिखने के लिए आपको ये 4 बनाना पड़ रहा है। तो जब आप ये 4 बनाएंगे तो ये 4 एक बार न बना के 2 बार बना दें, क्योंकि आप अगर पिता को क्या करेंगे, अगर पिता को आप पापा लिखेंगे तो 2 बार 4 तो लिखना होगा। ये 4 लिख लिया तो ऐसे याद रह जाएगा। और 4 में क्या है 2 और जोड़ दें तो 6 याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये जुलाई हो गया और ये 44। तो ऐसे याद हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसकी व्याख्या है अभी। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी जी को संबोधित किया और क्या कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये बात किसने कही थी, तो कही तो सुभाष चंद्र बोस ने थी, लेकिन किसके लिए, तो गांधी जी के लिए। और कब, तो 6 जुलाई 1944 को, और राष्ट्रपिता देकर यहाँ पे संबोधित किया था। ये हमने सुभाष चंद्र बोस जी जब पढ़े थे तब भी देखा था। अभी इनके PYQ भी साथ में करेंगे तो आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आ गई वापस से कि महात्मा गांधी जी के क्या क्या उपनाम थे। तो यहाँ पे देख लें, बापू, बापू किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। याद कैसे किया, बाज को मारा तो बा से बापू, जैसे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद कैसे किया, बाज जो है मर गया था तो मैं से महात्मा, रा से रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। अब बाज किसका मरा था, तो रासू का। तो रा से हो गया राष्ट्रपिता, सू से हो गया सुभाष चंद्र बोस। अब ये डायरेक्ट याद रख ले कि मलंग बाबा नंगे फ़कीर जो है किसने बोला, अब्दुल गफ्फार खान ने। अर्धनंगा फ़कीर किसने बोला, फ्रैंक मोरेंस ने। 1 मैन बाउंड्री फोर्स, माउंट बेटन ने। तो ऐसे ये बाउंड्री वाला तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बाउंड्री जो है किस में बनाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए बनाते हैं, तो उसमें बैट का यूज करते हैं। तो बैट आ गया और बाउंड्री आ गई, तो अपने को कर देना है यहाँ पे। अब अर्धनंगा फ़कीर करना है, तो फ़कीर जो है क्या है, अर्धनंगा फ़कीर जो है फ्रैंक, मतलब बड़ा फ्रैंक होता है। ऐसे याद रख लें कि किसी से भी बात करने लग जाएगा और ऐसे टाइम पास करता रहेगा तो फ्रैंक हो जाते हैं फ़कीर लोग ज़्यादा जल्दी किसी को फंसाने के लिए। तो ऐसे याद रख लें। और मलंग बाबा एक बचा है, उसको डायरेक्ट याद रख ले, अब्दुल गफ्फार खां। तो याद हो चुके हैं सारे। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारे मतलब ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं ले बिल्कुल भी। आराम से जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़े, 100% अपनी कैपेसिटी के साथ में पढ़े। ये नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है और पढ़ ये रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जब मन है तभी पढ़ें, ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश नहीं करें। चंपारण में कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था, फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया है। तो चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने, जो गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण कहाँ पे है, मैं आपको बता चुकी हूँ, चंपारण है अपने बिहार में। और कब हुआ था ये, तो 1917 में ये हुआ था। याद कैसे कराया था कि चंपा को जो है क्या है, खतरा, चंपा को खतरा, तो खतरा से 17, तो 1917 याद हो गया। अब हुआ क्यों था, तो हुआ था नील की खेती ज़बरदस्ती कराने के लिए और 3 गठिया प्रणाली के विरुद्ध ये हुआ था। तो अकाल तो वाला गलत हो गया बिल्कुल। क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण ये भी गलत। जागीरदारों के जुल्म के कारण ये भी गलत है। और यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य किए जाने का कारण ये सही है। ये हमने पढ़ा था कि जबरन मतलब ज़बरदस्ती नील उगाने के लिए क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने पर गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार में चंपारण जिले में
1917 में शुरू किया। अब ये याद रखो कि 1915 में क्या है, लौटे थे। याद कैसे कराया था, याद कैसे कराया था बताइए। तो याद कराया था कि तीर पर बैठकर लौटे, सॉरी याद ऐसे कराया था कि तिरानवे में तो क्या हुआ था, तीर पर बैठकर कहाँ गए थे तो अफ्रीका गए थे। तो 93 से हो गया 1893। फिर 93 तीर पे बैठ के चले तो गए, फिर क्या है वहाँ पे पहला सत्याग्रह जो था, मतलब सत्याग्रह शब्द का यूज किया था। तो सत्य बोलना क्या होता है, अच्छा होता है। तो अच्छे से हमने क्या याद किया था, 6। तो सत्याग्रह शब्द का यूज किया था 1906 में। फिर उसके बाद में याद किया था कि अब क्या हुआ, अब चले तो गए अफ्रीका, अब वापस आएंगे। तो 1915 याद कैसे किया था हमने कि वापस आए तो क्या, कैसे वापस आए, पानी प्लस दर्रे से। तो पानी प्लस दर्रा मतलब 15। तो 15 से क्या याद रख लिया, 15 और 1900 ये 15। तो ये इस तरह से आपको यह याद हो गया कि 15 में वापस लौटे और प्रथम अपना जो सफल सत्याग्रह था बिहार में चंपारण जिले में 1917 में शुरू किया। और चंपा को रन में खतरा, तो 17 याद हो गया। तो ये सारा कुछ अभी तक पूरा याद हो चुका है। अब 1917 में चंपारण के एक किसान थे, कौन, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में क्या किया, भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते ही क्या हुआ, जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील की स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के जो यूरोपीय बगान मालिक थे, इन्होंने नील की खेती बंद करने का क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। मतलब विवश हो गए यहाँ पे नील की खेती बंद करने के लिए। किसान भी नील की खेती से वैसे भी छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि इसकी खेती करने से भूमि क्या है, बंजर हो जाती थी। और उन्हें ज़मीन के कम से कम 3/20 जो भाग था उस पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, तथा नीलहो द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। और गोरे बगान मालिक जो थे, उन्होंने किसानों की इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य कानूनी अभावों, करों की दरें मनमाने ढंग से बढ़ा दी। फिर क्या हुआ, गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मेजहरूल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई के साथ में क्या है 1917 में ये सब चंपारण पहुँचे। और किसानों की स्थिति की जांच करने के बाद में इन्होंने क्या किया, ये चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे शुरू कर दिया उत्पीड़न के विरोध में। ठीक है, तो इस तरह से सारा चंपारण सत्याग्रह हम पढ़ चुके हैं और जो जो घटनाएं थी वो भी चंपारण तक पूरी याद कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया। तो अभी अभी देखा है कि चंपारण से किया, पहला सत्याग्रह आंदोलन था इनका। तो ये सही हो जाता है, 3 बार पूछ चुके हैं, सेकंड ग्रेड में, RS में, PSI में। अब आएगा आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड में, तो देख लेना। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। ये पूछा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में और कॉलेज लेक्चरर 2016 में। तो कौन सी थी, कराधान बढ़ाने के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह, तो ये तो नहीं थी। अहमदा मिल मजदूर सत्याग्रह, ये तो क्या है सब बाद में हुए थे। तो जो अहमदाबाद मिल जो सत्याग्रह था ये तो कब हुआ था, ये तो मैंने आपको याद कराया था कैसे। अहम कब होते हैं, जब 18 साल से ज़्यादा के, तो 1918। अब किसानों के लिए चंपारण अभी अभी याद किया है, चंपारण में क्या है, खतरा है, तो 17 हो गया। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये कब किया गया, ये अभी हमें पता नहीं है। तो कराधान बढ़ाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह भी आपको याद रखना है 1918 में हुआ था। 1918 में भी मार्च में हुआ था। तो ये सारी बात यहाँ पे हो गई। तो अब आपको करना क्या है, देखना है यहाँ पे कि गांधी जी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति वो कब है। तो 17 में, 17 के बाद में 18 हो गया, तो 18, ये तो दोनों क्या है गलत। अब 17 से पहले क्या हुआ था, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी BHU, इसमें क्या है ये उद्घाटन में गए थे और 1916 में गए थे। 15 में तो क्या है ये वापस लौटे थे, कैसे, पानी और दर्रे से बताया था याद करने के लिए। तो 15 हो गया, 15 में वापस लौटे। 16 में ये BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके उद्घाटन में गए थे। तो यहाँ पे क्या है, इनको सार्वजनिक रूप से देखा गया था गांधी जी को, तो इसलिए ये वाला अपने सही हो जाता है।
और यही पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद में पहली सार्वजनिक उपस्थिति, तो पहली सार्वजनिक उपस्थिति इनकी BHU में उद्घाटन में दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, भारत में 1916 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था। इसके समय महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति हुई। यह उद्घाटन समारोह 4 से 8 फरवरी 1916 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हार्डिंग ने की और गांधी जी ने 6 फरवरी को इसमें भाषण दिया। तो ये क्या है, 4 दिन तक चला था, 4 से 8 फरवरी तक 1916 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेड तो कौन था यहाँ पे, लॉर्ड हार्डिंग था, लेकिन यहाँ पे भाषण किसने दिया था 6 फरवरी को, तो भाषण दिया था अपने गांधी जी ने भी। तो ये बात यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया। तो गांधी जी को यहाँ पे किसने बुलाया, ये पूछा था फर्स्ट ग्रेड 2022 में। तो ये बुलाया था अनुसुईया साराभाई ने। किसने बुलाया था, ये अनुसुईया साराभाई, जो कि कौन थी, अम्बालाल साराभाई की बहन थी। और ये अम्बालाल साराभाई कौन थे, तो ये साबरमती आश्रम का निर्माण जब किया था तो उसमें दान देने वाले ये व्यक्ति थे। कौन थे, अम्बालाल साराभाई। तो गांधी जी को किसने बुलाया था यहाँ पे अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में, तो ये अनुसुईया साराभाई ने, जो कि किसकी बहन थी, अम्बालाल साराभाई की। तो ये बात थी यहाँ पे, तो सेकंड राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1918 में। तो याद करा ही दिया था कि अहमदाबाद अहम कब होते हैं, मतलब आपका ज़्यादा रोल, तो 18 ईयर के बाद में, तो याद हो गया 1918। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 1918 में महात्मा गांधी ने की, गांधी जी के मित्र थे अम्बालाल साराभाई, जिन्होंने साबरमती आश्रम के निर्माण गांधी जी को दान दिया। इनकी एक बहन थी अनुसुईया बेन, जिन्होंने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में गांधी जी के साथ ये थी। और 1918 में क्या हुआ, गांधी जी ने अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे इनकी वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन भी किया था। और यहाँ पे क्या हो रहा था, गांधी जी ने इनको 20% की जगह 35% बोनस देने की मांग भी यहाँ पे की थी। और ये 15 मार्च को गांधी जी जो है भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ गए थे। कब बैठे थे, 15 मार्च को 35% बोनस देने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए ये मांग की गई थी यहाँ पे। और प्लेग बोनस नहीं बनाने के लिए क्या है, ये उसके विरोध में ये किया गया था, अहमदाबाद कपड़ा मिल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका की। तो मध्यस्थ की भूमिका की थी तेज बहादुर सप्रू ने, ये हमने देख ही लिया था। तो सेकंड अपने यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सही हो जाता है। तो अगर प्रीवियस क्लास जो थ्योरी वाली आप देख कर आए तो आपको क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि हमने पढ़ा है उसमें से लगभग चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और जो नहीं मिल रही हैं वो अभी आप ऐड कर लें, आपके पास समय है। जो बिल्कुल एग्ज़ाम के पहले ये वीडियो देख रहा है तो वो तो थोड़ा सा परेशान हो सकता है, जो अभी देख रहा है मार्च में तो अच्छी बात है उसके लिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होने स्वरूप को देखते हुए वायसराय जो था इरविन, इसने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया। तेज बहादुर सप्रू MR जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के बीच में क्या है, फरवरी 1931 को क्या हुआ, दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे क्या कहते हैं, हम इरविन समझौता कहते हैं, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी जी को और इरविन को 2 महात्मा कहा है। किसने कहा है, तो सरोजनी नायडू ने कहा है। किस किस को, गांधी को और इरविन को क्या कहा है, 2 महात्मा की संज्ञा यहाँ पे दी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज का डिजाइन किया था, जिसमें 3 रंग कौन कौन से थे, सेकंड ग्रेड में पूछा है 2023 में। तो स्वराज जो ध्वज था उसके डिजाइन में कौन से रंग थे, तो इसमें थे लाल, हरा और सफ़ेद। अब लाल, हरा और सफ़ेद कलर क्या क्या बताता है, इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो 1921 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस के ध्वज का प्रस्ताव दिया था। इस झंडे को पिंगली वेंकैया नायडू ने क्या डिज़ाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, पहले लाल रंग जो था हिंदुओं के लिए और हरा रंग जो था मुस्लिम के लिए। मतलब रेड वाला तो किसके लिए था, जो हिंदू थे उनके लिए, और जो ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर मुस्लिम्स के लिए था। और
फिर क्या हुआ, बीच में एक चरखा था, तो बीच में इस टाइप से चरखा है, तो चरखा जो था किसका प्रतीक था, ये स्वावलंबन का। और बाद में क्या है, इसमें अन्य धर्मों के लिए एक कलर और जोड़ दिया गया, वाइट कलर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया, जो क्या था, अदर जो भी धर्म थे उनके लिए था। तो अदर रिलीजन्स के लिए वाइट कलर था, और रेड कलर हिंदुओं के लिए, ग्रीन कलर मुस्लिम्स के लिए, चरखा जो था स्वावलंबन का प्रतीक था। इस तरह से क्या था, ये राष्ट्रीय ध्वज अपना डिजाइन किया गया था। 1921 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था, इसको मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 मार्च 1931 को क्या हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। क्या कहा था गांधी जी ने? गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज की कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज को पहली बार परिभाषित कहाँ पे किया गया? तो इस कराची अधिवेशन में यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये मैं आपको बता चुकी थी, थ्योरी जब पढ़ी थी कि इन्होंने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें इन्होंने भाग लिया था। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। याद कैसे किया था कि 32 लोगों को क्या है, टेबल पे खाना खिलाया, गोल मेज पे खाना खिलाया, तो ऐसे हमने इसको याद किया था। सॉरी 32 नहीं 31, तो 31 कर लें। द्वितीय वाला 31 और तीसरे वाले में 32 को खिलाया था, तो 1932 हो जाएगा यहाँ पे। और चौथा तो पता नहीं है, प्रथम में क्या हुआ था, प्रथम में 30-31, तो 30-31 याद रखें, तो ये आपको याद हो गया। ठीक है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, राधाबाई सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? तो मैं याद करा चुकी थी, आपको याद हो तो, क्योंकि आप थ्योरी क्लास देख के आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख के आए हैं तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर। तो हरिजन यात्रा, अब हरि के पास जाने की अनुमति कितने लोगों की थी? तो ये थी, अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। मैंने याद क्या करवाया था आपको? याद करवाया था मैंने हरि सेवक संघ, मैंने याद करवाया था हरिजन सेवक संघ। दोबारा लिखती हूँ, हरिजन सेवक संघ आपको याद कराया था। और क्या करवाया था? साथ में लिखा था छुआछूत विरोधी लीग। तो ये तो मैंने आपको याद करवाया था कैसे, कि हरि के पास जाने की अनुमति कितने लोगों को है? 32 जनों को। तो 32 जन हो गया ये। तो ये वाला तो अपने हो गया था 1932। लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पूछा इन्होंने सेवक संघ ना पूछ करके क्या पूछ लिया? यात्रा पूछ ली हरिजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यात्रा बता देनी है आपको 1 साल बाद में। तो ये बता देनी है आपको 7 नवंबर 1933 को। तो इस तरह से याद रखना है कि यात्रा जो है एक जना और यहाँ पे मिला लिया, तो 1933 में हो गई। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1932 में की। 7 नवंबर 1933 को वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी ने अपने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। फिर नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक क्या हुआ, गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा की। जनवरी 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया। तो ये याद रखें कि गांधी जी ने हरिजन जो समाचार पत्र था कब प्रकाशित किया, साप्ताहिक था ये, तो जनवरी 1933 में। तो ये सब बात हो गई। अब देखते हैं आगे। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, तो किस भाषा में लिखी और नाम क्या था पहले ये बताएं। तो इसका नाम था मेरे सत्य के साथ प्रयोग। क्या था? मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये तो इसका नाम था। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज थी इसकी गुजराती। तो मूल लैंग्वेज इसकी गुजराती थी। और लिखी कब थी? तो 1927 में। तो ये सारी बात थी। अब देखते हैं यहाँ पे
महात्मा गांधी ने 1927 में अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूलतः जो थी मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी। इनकी अन्य लिखी पुस्तकों में क्या क्या आती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, वो वाली यहाँ पे है, देख लें वापस। ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज जो कि 1919 में लिखी। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, सत्याग्रह लिखी 1928 में। मेरे सपनों का भारत लिख दी 1947 में। और गीता बोध। तो ये 5-6 आपको याद रखनी है, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और मेरे सपनों का भारत और गीता बोध। और इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन आदि समाचार पत्रों की शुरुआत की गई। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया और प्रकाशन 1919 से 31 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में किया। क्या नवजीवन जो था पत्र, इसका भी यहाँ पे इन्होंने प्रकाशन और संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के साथ मेरे अनुभव, वही माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है, पढ़ चुके हैं। अब गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलनों का समय के अनुसार जमाना है, हेडमास्टर में आया था 2011 में। तो अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये मैं आपको बता चुकी थी कब हुआ था, 1918 में मार्च में। चंपा को रण में खतरा है, तो खतरा से 17 हो गया, तो 17 से हो गया 1917। अहमदाबाद मिल आंदोलन अहम कब होते हैं, 18 साल से ज़्यादा के, तो 1918 ये हो गया। अब एक बचा रोलेट एक्ट, तो रोलेट एक्ट क्या है हमने पहले पढ़ लिया। तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में, तो 1919 हो गया। अब अपने को इनको क्या है क्रम से जमा देना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपने आएगा चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण अपने को दिया है 3, मतलब 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन, 2 तो बिल्कुल गलत हो गए। अब चंपारण 17 में हो गया, अब 18 में देखना है अपने को। तो 18 में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे तो 1 दे दिया, तो 1 वाला तो 19 में, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो 1 ही बचा अपने यहाँ पे। 2 नंबर पे क्या आया, खेड़ा सत्याग्रह जो कि 18 में हुआ, तो सही बात है, और मार्च में हुआ था। और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये भी हुआ था 18 में। तो इस तरह से क्या है, यही ऑप्शन आपके पास बचता है, तो इसी को आप राइट कर देंगे। तो अपने को यहाँ पे इन्होंने यही दिया है, चंपारण हुआ 17, चंपा को रण में खतरा तो 17, खेड़ा हो गया 18 में, अहमदाबाद मिल अहम कब होते हैं 18 साल में, रोलेट एक्ट आया 1919 में, बारदौली सत्याग्रह 28 में, जहाँ पे किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे महिलाओं ने दी थी। तो ये सब बात यहाँ पे हो गई। तो हमने क्या है अभी महात्मा गांधी जी के जो सारे PYQ थे वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जवाहरलाल नेहरू के और सुभाष चंद्र बोस के और किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी देखते हैं। तो इनको क्या है थोड़ा सा हम जल्दी देखेंगे, क्योंकि हमने क्या है थोड़ा इनको पहले कर लिया है, तो आपका ज़्यादा समय यहाँ पे व्यर्थ नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है इनके बारे में देखते हैं। भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। 2nd ग्रेड 2012 में आया है। शीत युद्ध समाप्ति हेतु गलत है। महाशक्तियों में मित्रता का प्रयास, ये भी गलत है, हमने वहाँ पे पढ़ा था। गुटनिरपेक्षता और विदेश नीति वाला पढ़ा था, तो यही यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्ष विधि का अवलंबन करना। श्रीलंका की समस्याओं के समाधान का ये इन्होंने नहीं किया था, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। अब देखते हैं गांधी युगीन जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसके महान प्रहरी, नवीन भारत के निर्माता इनका नाम था, और देश के ये प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था। पिता का नाम मोतीलाल जी था। और कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने विश्व में शांति, सद्भाव और सहयोग, क्या विश्व में शांति, सद्भाव और सहयोग और सह अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ाद भारत की विदेश नीति में क्या है, शांतिपूर्वक विश्व का इनका क्या था, सपना था। इसके लिए इन्होंने भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों यानी पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रमुख थे कौन, चाई एन लाई ने क्या किया, संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में क्या किया, पंचशील ये समझौता यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, भारत की अफ्रीका नीति का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया, तो अफ्रीका नीति आए चाहे गुटनिरपेक्ष आ जाए, अपने को क्या करना है, अपना आंसर जवाहरलाल नेहरू कर देना है, तो सही हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों की एकता के प्रबल समर्थक थे।
एशियाई राष्ट्रों की एकता बनाए रखने के लिए उनकी पहल पर मार्च 1947 में नई दिल्ली में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जो दूसरा सम्मेलन था ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन ये इंडोनेशिया के प्रश्न पर जनवरी 1949 में किया गया था। नेहरू ने 1955 में बांडुक सम्मेलन में भी भाग लिया था। किसमें? बांडुक सम्मेलन में भी भाग लिया था। तो ये अपने बात हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि मैम तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आ रही है, पढ़ रही है, रीड कर रही है, तो ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे, उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो पहली वीडियो से साथ में हैं और इनको पहले उन्होंने पढ़ चुका है। तो आप सारी क्लासेस देखेंगे तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पूरी क्लासेस देखें अच्छे से और अच्छे से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता JLN नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा, कौन सी वाले अधिवेशन की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन की 1929 में की गई थी। और ये सब गलत है। हमने वहाँ पे देखे थे कि जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने 3 सेशंस की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से? तो ये मैं बताती हूँ आपको। लाहौर तो हो गया अपना 1929 में, इसमें क्या किया था? पूर्ण स्वराज की यहाँ पे मांग रखी गई थी। फिर आता है लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ वाला कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। इसके बाद आता है फैजपुर अधिवेशन जो कि हुआ था 1937 में। और ये जो था ये फर्स्ट क्या था? ग्रामीण अधिवेशन था। तो फर्स्ट ग्रामीण पूछे तो फैजपुर बताना है। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 में की। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी तट पर क्या हुआ? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की, ये मैं बता चुकी हूँ, और इसका संकल्प यहाँ पे पारित किया गया। फिर 1930 की 26 जनवरी को क्या हुआ? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस वर्ष से प्रतिवर्ष क्या है? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन 1939 में भारत प्रजामंडल, जिसको इंग्लिश में ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे? तो भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष भी अपने कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो डायरेक्ट आप सबको याद है जो वीडियो में पहले से बने हुए हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी? तो ये हमने पहले पढ़ लिया था, और ये दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार, तो ये मैं बता चुकी हूँ। भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार आ जाए या गुट निरपेक्ष का आ जाए या फिर आ जाए आपके पास अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री। तो इस तरह के अगर कुछ भी चीज़ें आ जाएं तो आपको बिना दिमाग लगाए ज़्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू कर देना है। इसके अलावा पंचशील सिद्धांतों का जनक, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इस तरह से जो भी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अपना आंसर रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला जो वीडियो उसमें देख चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन क्या है हमने पहले ही कर लिए हैं, बहुत ही आसान अपने लिए हो गया है। गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है और एक इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। तो क्या क्या है? एक के साथ में विचार है, वास्तविकता है, आंदोलन है और क्या है? बड़ी ताकत है। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। ये हमने वहाँ पे भी देख लिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित पेश किया गया, तो किसने किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने ही। और कब? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया था संघीय शक्ति आ जाए या फिर क्या आ जाए? शक्ति की जगह आपके पास संविधान आ जाए, संघीय संविधान समिति, या फिर आपके पास आ जाए राज्य समिति। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी आए और इनके अपने से क्या पूछे? हेड पूछे, अध्यक्ष पूछे, तो अपने को चले जाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो ये अपने सही हो गया यहाँ पे। अब भारतीय संविधान देखते ही आप ये ना सोचें कि BR अम्बेडकर आएगा, तो एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसे करवाने के लिए BR अम्बेडकर को ऑप्शन में रखता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ नहीं आके अगर संघीय शक्ति पूछा है, संघीय संविधान और राज्य समिति, तो अपने को ये लगाना है, ना कि ये। तो इस तरह से क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। एग्ज़ाम में क्या है आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए क्या है हम ये क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो और आप वहाँ पे क्या गलती करें उसको कम से कम करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं।
और एप्रिसिएशन के लिए आप क्या है कमेंट में लिख सकते हैं, जो भी आपको फील हो रहा है कि भाई ये क्लासेस अच्छी हैं नहीं हैं, क्या इनसे बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी है। कुछ लोग हैं वीडियो देखते भी हैं फिर भी डिसलाइक करते हैं और ग्रुप से PDF भी लेते हैं, लीव भी कर देते हैं। ठीक है, उनको जो करना है वो काम उनका कर रहे हैं, अपने को जो काम करना है, आपको पढ़ाना है, आपको अच्छा कंटेंट देना है, हम वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जैसा काम करना है वो उसका काम कर रहा है। लेकिन ये तो मानते हैं कि अपनी वीडियो देखने आया, चाहे डिसलाइक करने ही आया, तो जो भी है वो उसका काम जाने, अपने को अपना काम करते रहना है। आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो बात यहाँ पे हो गई भारतीय संविधान सभा की। संघीय समिति देख ली, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी? तो ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, अहमदनगर जेल से इन्होंने लिखी थी। कौन सी बुक? भारत की खोज। तो भारत की खोज, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी आती है कभी कभी, और ये इंग्लिश में भी आ जाती है, तो ऐसे आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ जाए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू ही है और अहमदनगर जेल से लिखी थी। और इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी और बहुत सी अन्य लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन कर दिया गया। और 1944 में स्वतंत्रता आंदोलन के अहमदनगर के किले में 5 महीने के कारावास में क्या है नेहरू जी ने इसको लिखा था। और इस कैदी जीवन में ही नेहरू जी ने ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, तो एक तो ये हो गई वर्ल्ड मतलब विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ये दोनों पुस्तक भी इन्होंने यहाँ पे कैदी जीवन में लिखी थी। तो ये बात यहाँ पे हो गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ये अपने शॉर्ट नोट्स में है, चाहे तो आप देख लें वहाँ पे। तो इसमें मैंने बताया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो है, इस भाषण को इन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया था। तो ये पूछा था CET ग्रेजुएशन में 2024 में। तो देख लें ग्रेजुएशन CET में भी किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप तो RPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप तैयार रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लें, बस बार बार रिवीजन करें। तो सन 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। ये प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ये फैक्ट क्लास 12 की बुक से पेज नंबर 3 से पॉलिटिकल साइंस की बुक से लिया गया था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया? वही क्वेश्चन घुमा के LDC में पूछ लिया चॉइस में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब लगभग कंप्लीट है, 2 क्वेश्चन और हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा है। तो हमने गांधी जी भी कंप्लीट कर लिए, जवाहरलाल नेहरू भी कर लिए। अब 2 अपने बचे हैं, कौन कौन? वल्लभ भाई पटेल और एक और कौन? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के बाद भीमराव अम्बेडकर भी। तो 3 व्यक्ति जो हैं अभी बचे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन एक वीडियो में सारा रिवीजन हो जाएगा। 2 घंटे में अपने जो है पूरे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे वापस से। तो थोड़ा सा परेशान, जिसको ज़्यादा स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, तो आप क्या करें 2 पार्ट्स में देख लें। अब अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा वो हो सकता है। फास्ट रिवीजन के लिए ये क्या है, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एग्ज़ाम से पहले भी आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा यहाँ पे आने वाला है। एक बार में आपका रिवीजन हो जाएगा 2 घंटे में सारा। अब 2 घंटे में भी तब कि जब आप 1x पे देख रहे हैं, 2x में देखेंगे तो 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो ये बात है, तो इसलिए एक वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अलग अलग वीडियो तो आपके पास है ही पार्ट वाइज, जो कि थ्योरी में करा दिया था, तो वहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इनके बारे में देखते हैं। सरकार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी सरदार कर लें इसको। तो सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत वाला बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा और विदेशी संबंध को नहीं सौंपता। तो ये बात क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्या है ऐसे से किसी से भी इनकार यहाँ पे किया था जो प्रतिरक्षा और विदेशी संबंध को नहीं सौंपता सरकार को।
उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए क्या किया, सहयोग किया, जो सभी रियासतों को स्वीकार था, ये भी सही है। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये बात क्या है यहाँ पे गलत है। ये यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार गवर्नर जनरल के नहीं थे, कौन, पटेल जी। अंतरिम सरकार में ये उप प्रधानमंत्री थे, तो उप प्रधानमंत्री बिल्कुल थे, तो सही है ये बात भी। प्रसिद्ध गुजराती बैरिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को नाडियाद गुजरात में हुआ। झावर भाई पटेल इनके पिताजी का नाम था, इनके घर पे हुआ। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, ये हम अभी पढ़ चुके हैं गांधी जी में कि खेड़ा सत्याग्रह का हुआ, तो 1918 में हुआ। इसमें इन्होंने हिस्सा लेकर भारतीय राजनीति में क्या है, एंट्री की, अपनी प्रवेश किया। 1928 में पटेल जी ने क्या है, बारदोली सत्याग्रह किया। कहाँ पे, तालुका गुजरात में। बारदोली तालुका गुजरात में आता है। तो यहाँ पे किसानों के आंदोलन बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने हिस्सा लिया, और यहीं पे क्या है, औरतों ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। भारत की जो आज़ादी थी, इसके बाद में ये प्रथम क्या रहे, गृह मंत्री रहे, और उप प्रधानमंत्री भी रहे। कब से कब तक, 47 से 49 तक। तो 2 साल तक, 3 साल तक ये क्या है, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री रहे। गृह मंत्री के रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में ये उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों मतलब राज्यों को भारत में मिलाना था। क्या था, पहली प्रायोरिटी इनकी थी देशी रियासतों को भारत में मिलाना। और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना करके पटेल की अध्यक्षता इन्होंने की, और जिसका उद्देश्य विलय पत्र के माध्यम से ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था। भारत के एकीकरण में इनके महान योगदान के लिए क्या है, इनको भारत का लौह पुरुष और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था। तो बारदोली का जो करने का कारण था वो था बढ़ी हुई लगान की दरें। तो लगान की दरें यहाँ पे क्या है, बढ़ा दी गई थी। कितने परसेंट, 20 से 25% यहाँ पे क्या है, वृद्धि कर दी गई थी, किसमें, टैक्स में, लगान में। इसलिए क्या है, बारदोली सत्याग्रह किया जा रहा था। तो ये अपना यहाँ पे सही है। ये 2016 में पूछा था स्कूल लेक्चरर में। और कृषकों की जो भूमि का अधिकार ग्रहण था, ये गलत है, तो बाकी सब गलत है। पहला ही सही हो गया, तो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं आगे। अंग्रेजों ने 1928 में क्या है, बारदोली गुजरात में किसानों के लगान में 20 से 25% की क्या की, वृद्धि की। इसके विरोध में किसानों ने ये सत्याग्रह किया। 12 फरवरी 1928 को सूरत में बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये चलाया गया। महिलाओं ने क्या है, यहाँ पे इनको, पटेल जी को सरदार की उपाधि दे दी। ये सब हम देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, जल्दी से देख रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ जो आपको आती है बार बार बताएंगे, आराम से बताएंगे, तो आपका समय ज़्यादा व्यर्थ होगा। आपको जो चीज़ आती है उसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, जो चीज़ नहीं आती उसको बिल्कुल मैं समय दे रही हूँ, और आपका रिवीजन इसी तरह से कराने की कोशिश कर रही हूँ। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, अभी अभी देखा कौन था नेता, तो ये थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात यहाँ पे सही है, तो बिल्कुल। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, तो किस देशी राज्य के विरुद्ध करनी पड़ी, हैदराबाद के जो निजाम थे इनके विरुद्ध। तो हैदराबाद सही हो जाएगा, 2022 में पूछा है। तो भारत सरकार द्वारा जो निजाम थे हैदराबाद के राज्य के, उनकी पुलिस कार्रवाई के तहत नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया गया था, जिसे आर्मी ने ऑपरेशन पोलो, और देश के कुछ हिस्सों में इसको क्या कहा, तो ऑपरेशन कैटरपिलर, और सरदार पटेल जी ने इसको क्या कहा, तो पुलिस एक्शन। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है आपको कि आर्मी ने तो क्या कहा, ऑपरेशन पोलो, देश के कुछ हिस्सों में कैटरपिलर बोल दिया, और सरदार पटेल जी ने क्या कहा, पुलिस एक्शन। किसको, हैदराबाद राज्य की जो पुलिस कार्रवाई थी उसके तहत जो संघ में विलय किया था भारत में, उसको। नेक्स्ट है, किस रियासत के विरुद्ध अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, तो ऑपरेशन पोलो आते ही याद आना है, हैदराबाद। तो ये सब हो गया। अब भीमराव अंबेडकर जी हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में देखते हैं। गांधी जी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए, तो पूना पैक्ट आपको बताया था, BR अम्बेडकर प्लस 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 कौन है, तो आप सभी को पता है कौन है, महात्मा गांधी जी है। तो महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर याद कैसे रखना है, तो दोनों ने समझौता किया, समझौता के हंसे हंसे के 32 दांत दिखाए, तो 32 दांत से कैसे हो गया 1932। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था पुणे की थी यरवदा सेंट्रल जेल। तो यरवदा सेंट्रल जेल में ये हुआ था। तो ये सारी बात यहाँ पे हो गई। ये 2014 में पूछा था आपसे। यहाँ पे देखिए वही बात लिखी हुई है, गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना में ये समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को।
पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। इसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, मतलब अलग से इनके लिए इलेक्शन व्यवस्था की गई, समाप्त कर दी गई। और विभिन्न प्रांतीय मंडलों में दलित वर्ग की जो 148 सीटें थी वो रिजर्व की गई। कितनी सीटें? 148। और जो दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में थी 18% सीटें इनके लिए रिजर्व की गई। तो 148 और 18, तो लास्ट में तो 8 आ ही रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे हो जाएगा। BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है क्वेश्चन, तो थोड़ा लेवल का रहेगा, तो देख के घबराएं नहीं, एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं, देखते हैं। बंगाल से संविधान सभा के रूप में चुने जाने के बाद BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। सेकंड है, स्वतंत्र भारत में BR अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के कानून मंत्री रहे, लेकिन वे इस पे लंबे समय तक इस पर नहीं रह सके। तो यहाँ पे क्या है, लंबे समय तक ये यहाँ पे नहीं रहे थे, तो ये बात यहाँ पे गलत होती है। और ये भी अपने यहाँ पे गलत है कि ये अम्बेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे बने थे, तो दोनों बात क्या है यहाँ पे गलत हो जाती है। इसलिए अपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो स्वतंत्र भारत में BR अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। तो कब से कब तक थे ये? 3 अगस्त 1947 से 27 सितंबर 1951 तक। तो लगभग क्या है ये 3 साल तक क्या है ये यहाँ पे क्या थे, 4 साल तक क्या है यहाँ पे कानून मंत्री थे। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है, तो इस तरह से क्या है ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा अपना प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये उस टाइम पे नहीं थे, तो दोनों अपने रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक अगर पूछ ले तो जनक बताते ही आपको जाना है भीमराव अम्बेडकर जी के पास, तो सही हो जाएगा ये। LDC 2024 में पूछा था। तो भीमराव अम्बेडकर जी जो है भारतीय संविधान के जनक मतलब फादर और प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जन्म आता है 14 अप्रैल को, जिस दिन हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। पुण्यतिथि आती है इनकी 6 दिसंबर को, तो इस दिन हम महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। इनके द्वारा स्थापित जो भी संगठन है वो यहाँ लिखे गए हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936, दलित वर्ग एसोसिएशन अगस्त 1930, समता 13 मार्च 1927, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो हितकारिणी सभा याद रखें, कभी कभी कुछ और लगा देते हैं पीछे, तो सभा जो आएगी तो याद रखना है 1924 20 जुलाई। द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है 42 में। तो ये सारे मैंने आपको भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वहाँ पे याद कराए थे, तो आप एक बार वहाँ से देख लें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी देखा, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को, CET में पूछ 2023 में, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए अब तो। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? तो दलित वर्ग के लिए काम यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, तो ये यहाँ पे सही है। CET में पूछा था 2024 में। सुमेलित करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा आते ही क्या करना है आपको? यहाँ पे कर देना है बहिष्कृत हितकारिणी सभा आते ही 1924। अब याद कैसे रखेंगे? बहिष्कृत, तो बहिष्कृत में ये श आधा श बना रहे श, तो इसको ऐसे बना के ऐसे बना दे, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 4, तो 1924 हो गया। अब समाज समता संघ, तो समाज समता संघ में क्या करें? तो इसमें मिलाएं 1927। दलित वर्ग शिक्षा समिति, दलित वर्ग शिक्षा समिति आएगी 1928 में। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अभी अभी पड़ी 1936 में। तो ये सारे अब मैच हो चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा है। तो पहले का 3 है, तो पहले का 3 एक में ही था, तो आपको एक भी आता था अगर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो भी आप इसको कर सकते थे। लेकिन अगर आपको सारे याद होंगे तो वो कितना ही आपको कन्फ्यूज़ करे, आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सही कथन चुनना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 मार्च में हिंदू जाति के प्रतिगामी प्रथाओं को चुनौती देकर महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये मैंने आपको वहाँ बताया था, क्या जल सत्याग्रह के नाम से बताया था। जल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोलाबा ज़िले के महाड़ में। तो कोलाबा डिस्ट्रिक्ट था और महाड़ यहाँ पे गांव था। इसमें ये तालाब में ये हुआ था क्या? जल सत्याग्रह। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट ही दे दिया और 1927 में बताया था।
तो इस तरह से पूरा बताया था वहाँ पे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मार्च 1927 में हिंदू जाति की प्रतिगामी चुनौतियाँ देने के लिए मार्च सत्याग्रह का यहाँ पे नेतृत्व किया। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा पढ़ते हैं, अम्बेडकर जी ने 1924 में सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाई और शिकायतों को उजागर करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो ये 6 से आपको ये 4 यहाँ पे याद रखना है। तो 4 से 1924 सही है। तो इस तरह से याद हो गया। तो दोनों ही अपने सही है। तो कथन 1 और 2 सॉरी गलत, ये वाला तो नहीं, ऊपर वाला सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो ये वाला सही हो गया। CET में पूछा था ग्रेजुएशन में, देखिए कितने लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक। तो कर्मचारी चयन बोर्ड भी कठिन क्वेश्चन बनाने लग गए, यहाँ पे आपके समझ में आ रहा होगा। BR अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया, RS में पूछा है। तो BR अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये हमने डिटेल में वहाँ पे पढ़ लिया था। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में संविधान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। और उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हुए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 3 लाख जो अनुयायी थे इनके साथ में बौद्ध धर्म की क्या कर ली, दीक्षा ग्रहण कर ली। कहाँ पे, नागपुर में 3 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को। इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता जनक भी कहा जाता है। तो ये सब बात यहाँ पे थी। तो अब लगभग 5 मिनट की वीडियो अपनी और बची है, 2-3 क्वेश्चन है। तो आपने इतना पेशेंस बनाया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप क्या करें, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिख के जाएं। आप वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। पर आप एक काम तो और कर सकते हैं कि कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट बार बार बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं आप मतलब किसी को अप्रिशिएट क्यों नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है, फोर्स तो मैं आपको कर नहीं सकती। जो भी आपकी इच्छा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन मतलब अपने ये क्वेश्चन देखते हैं। कौन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक था। तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन आपको बताया था मैंने। तो ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1930 में। और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये क्या की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, अंबेडकर जी पहले में, तो बिल्कुल सही हो गया, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नारायण गुरु गलत है, रामस्वामी नायकर पढ़ा ही नहीं, ज्योतिबा फुले भी अपने सिलेबस में नहीं है, तो यही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं आता तो भी ये क्वेश्चन लल्लू टाइप का था, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था। 1930 में BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की, ये हमने देख लिया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा है, तो मनु से आ जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो ये हो गया। और भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता, जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्वतंत्र भारत के संविधान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ये बात हो गई। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद जी से संबंधित। इसके बाद ये वीडियो अपना समाप्त हो जाएगा। इतना पेशेंस बनाने के लिए वापस से धन्यवाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे ये कौन थे, तो आपको सभी को पता है कौन थे, मौलाना आज़ाद जी थे। तो ये अपना यहाँ पे सही है। अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म मक्का मदीना में हुआ था और बाद में ये क्या है, यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। कहाँ पे, अपने यहीं पे भारत में। तो भारत में ये शिफ्ट कब हो गए थे, 1903 में। 1903 में ये भारत में शिफ्ट हुए। कहाँ पे आके बस गए थे, तो कलकत्ता में ये आके यहाँ पे बस गए थे 1903 में। और ये गांधी जी के क्या थे, प्रबल समर्थक थे, अनुयायी थे। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे थे। कब, 1923 में। और युवा अध्यक्ष थे तो एज क्या थी, एज की बात कर लेते हैं। तो ये उस टाइम पे 35 ईयर के थे मौलाना आज़ाद जी। सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस में आज़ादी से पूर्व। 1920 में क्या हुआ, अलीगढ़ में जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना इन्होंने की। 1940 में क्या किया, रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे 1940 से 46 के बीच 6 साल तक। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये शिक्षा मंत्री रहे। तो ये बता ही दिया आपको, कब से कब तक रहे ये भी बता देती हूँ। तो 1947 से और ये 58 तक यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहे। और 1930 में क्या किया था, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल थे और उसका उल्लंघन करने के लिए भी ये भी गिरफ्तार हुए थे। 1992 में जो है मरणोपरांत इनको क्या है, भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इनकी पुस्तकें आती है, समाचार पत्र आते हैं। समाचार पत्र में
अल हिलाल बहुत फेमस है, जो कि 1912 में आया था, और 1915 में क्या इसको बंद करना पड़ गया था, और उर्दू में ये आया था। फिर दूसरा आया था अल बिलाग, जो कि 13 में आया था, और इसने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया था। और समाचार पत्र इनके दी कामरेड, नारंगे आलम, गुब्बारे खातिर, और इंडिया विंस टू फ्रीडम जो है इनकी आत्मकथा है। तर्जमान उल कुरान इनकी कुरान की व्याख्या है। दास्तान करबला ये भी इनकी रचना है। तो इस तरह से क्या है इनके बारे में थी बात। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये भी देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो इनका जन्म मक्का में हुआ, भारत में आके बस गए कब, 1903 में कलकत्ता में। वास्तविक नाम था इनका मोहिउद्दीन अहमद। इन्होंने उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल 1912 में साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। इंडिया विंस फ्रीडम जो थी इनकी क्या थी, आत्मकथा थी। गुब्बारे खातिर तहसीरार ए आज़ाद पुस्तक की इन्होंने रचना की। 1923 में दिल्ली विशेष कांग्रेस अधिवेशन और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने साहित्यिक पत्रिका लिसानुल सिदक का प्रकाशन किया, जिसमें आज़ाद शीर्षक से शायरी का एक कॉलम प्रकाशित किया जाता था। इसलिए इन्हें क्या है आज़ाद कहा जाता है। मौलाना आज़ाद लगाते हैं इनके नाम के पीछे, इसलिए लगाते हैं क्योंकि आज़ाद शीर्षक से इन्होंने क्या है शायरी का एक कॉलम प्रकाशित करते थे। इन्होंने 1912 में अल हिलाल जो ये न्यूज़पेपर चलाया था साप्ताहिक, इसका प्रकाशन किया, लेकिन सरकार ने, मैंने बताया 1915 में इसको जब्त कर लिया, बंद कर दिया, और मौलाना द्वारा पुनः अल बालाग नामक पत्रिका का संपादन बाद में शुरू कर दिया। तो ये बात थी। इसका कब किया, तो 1913 में ये अल बालाग शुरू कर दिया। ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। कितने साल के, तो 35 ईयर के। तो ये सारी बात थी। लास्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया, तो मौलाना आज़ाद ने किया। और कब किया था शुरू, तो 1912 में, लेकिन बंद कब करना पड़ गया, तो 1915 में ये बंद करना पड़ गया। लैंग्वेज थी इसकी उर्दू। तो ये सारी बात यहाँ पे कर ली। इसके साथ में अपना ये वाला जो पूरा चैप्टर है ख़त्म होता है। पूरे अच्छी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आपको एक वीडियो तो मिली किसके ऊपर, महात्मा गांधी जी की पूरी थ्योरी क्लास। दूसरी वीडियो में आपने जो भी अभी देखे, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, पटेल जी, भीमराव अम्बेडकर जी, तो ये चारों क्या है हमने एक वीडियो में देखे थे। तो दो थ्योरी वीडियो, इसके साथ में PYQ भी किए थे। तो ये सारे हमने कर लिए। तो 2 वीडियो अगर वो आपने देखी है और ये एक वीडियो आपने अगर देख ली PYQ की, तो आपका काम एकदम शानदार हो चुका है। तो लगभग अपनी वीडियो जो आती है 1 से 1.5 घंटे के बीच की आती है, उससे ज़्यादा की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं रहती है। कम से कम छोटी वीडियो ही बनाने की कोशिश की जाती है। आज की वीडियो थोड़ी अपनी 10 मिनट बड़ी हो गई, 1 घंटे 40 मिनट की लगभग। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।